अर्ली डायग्नोसिस डज सेव लाइव्स। अर्ली डायग्नोसिस जितनी होगी आपको उतने ही आपके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन ज़्यादा होंगे। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन, राइट? आपको इसको डिफीट करना है और आपको इसको विन करना है। जितना आप अपने एक मैनुअल चेकअप, आप स्क्रीनिंग और इन चीज़ों को आप सीरियसली लेंगे, इतना ही आपके लिए अपने लिए बेनिफिशियल है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ डॉक्टर अरूज और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं मिस हिरा बतूल, जो कि एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं। मिस हिरा बतूल को कैंसर डायग्नोज हुआ था स्टेज 2A पे, और आज हम उनकी इस खूबसूरत जर्नी को डिस्कस करेंगे। और मैं खूबसूरत लफ्ज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप इस पॉडकास्ट में सुनेंगे कि उन्होंने अपनी इस जर्नी को कितनी खूबसूरती से गुजारा और इस मुश्किल वक्त में कितनी स्ट्रेंथ के साथ उन्होंने ये पूरा जो एक स्टेजेस थी कीमोथेरेपी की, डायग्नोसिस से लेके इवन के पोस्ट कीमोथेरेपी के बाद, और अब जब वो कैंसर फ्री हो चुकी हैं 3 साल से, तो उनकी पूरी जर्नी से हम सबको, आपको, मुझको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मिस हिरा बतूल, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग सच प्रेशियस टाइम फॉर अस कि आप हमारे पास आईं और आपने इस जर्नी को, इस पूरी एक्सपीरियंस को एक दफ़ा दोबारा से उसका जिक्र करने के लिए, आई थिंक बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए होती है, और ये बड़ी करेज की बात है कि आप एक दफ़ा वो जो एक तकलीफ दे है पूरी जर्नी है, आप एक दफ़ा उस पर दोबारा से बात कर सकें। तो Ms. Hira, this is, please introduce yourself to the audience. Thank you for inviting me. सबसे पहले मैं अपना brief introduction इस तरह करवाऊंगी कि I'm Hira Batul और currently I work as a digital marketer on different freelancing platforms, और by profession I'm an electronic engineer. और ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई मार्च 2020 में। Of course, आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते, it comes as a shocker for you and for your family. तो I was very young at that time. I was just 28 years old when I got to know about it. अभी भी बड़ी यंग लगती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बल्कि मेरा पहला सवाल तो आपसे यही होना चाहिए था, how old are you right now and how old were you? वैसे तो औरत से इसका सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन you look very young. So हम तो यूजली ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि 40 years above जो है औरतों, उनके अंदर कैंसर डायग्नोसिस होती हैं। अर्ली एज के अंदर एवरीवन इज़ वेरी ओके अबाउट इट, कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो और बड़ी उम्र की औरतों में होता है। यही तो कुछ मिथ्स हैं जो हम यहाँ पे आज अवेयरनेस कैंपेन के लिए इसीलिए बैठे हुए हैं कि हमने इन्हीं मिथ्स को ख़त्म करना है कि आप 40 इयर्स के बाद ही मैमोग्राम करवाएं या आप 40 इयर्स के बाद ही अपनी स्क्रीनिंग्स के लिए जाएं, क्योंकि बहुत यंग एज में भी अब हो सकता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू सर्वे, मैं एक दफ़ा एक सर्वे देख रही थी, तो अबाउट 90,000 वीमेन इन पाकिस्तान दे आर सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, और उनकी एज भी बिटवीन एज ग्रुप जो है वो 25 से 35 तक है। दैट इज़ टू यंग। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचें कि आपको हमेशा ओल्ड एज में ही कैंसर हिट कर सकता है। ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत शॉकिंग होता है, बिकॉज व्हेन यू आर इन योर मिड 20s, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आई वाज इन माय लेट 20s, तो तब तो आपके पास फुल एनर्जी होती है, आप इतने पैशनेट होते हैं, आपको लगता है आप दुनिया फतह कर लेंगे। तो आप कभी भी नहीं सोच सकते कि आपको लाइफ में इतना बड़ा एक इलनेस, एक डेडली इलनेस से गुजरना पड़ेगा। लेकिन वही बात है, इट कम्स एज अ शॉकर। लेकिन फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन, राइट? आपको इसको डिफीट करना है और आपको इसको विन करना है। बिल्कुल। अच्छा हिरा, लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। आपकी जो एक स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें इस चीज़ से भी हमें कि सिम्टम्स क्या थे और किस तरह आपको लगा कि ये कोई, मतलब वो स्टोरी थोड़ी सी हमें बयान अगर आप करना चाहें कि जब आपको पहली दफ़ा कोई महसूस हुआ, कोई लम्प महसूस हुआ, या कहाँ से आपने सुना कि आप इसकी डायग्नोसिस की तरफ गईं? अच्छा, मुझे सिम्टम्स अगर मैं याद करूं लाइक 2 years बैक या 3 years ऑलमोस्ट, तो सिम्टम्स ऐसे नहीं थे, ठीक है? तो होता है, आप यू लिसन टू योर बॉडी, तो आपको लगता है ना कि आपको ये सिम्टम था, तो मुझे शायद वो उस चीज़ को फोकस कर लेना चाहिए था। इट वाज जस्ट नॉर्मल डे और इट वाज अ पेनलेस लम्प which I felt under my armpit. मुझे याद है कि मार्च 2020, अभी कोविड का पीक चल रहा था, और फरवरी के लास्ट वीक में मुझे ये लम्प फील हुआ था। तो उस वक्त मेरी सिस्टर की शादी होने वाली थी, एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड एंड आई वांटेड टू लूज सम वेट। तो मैं एक्सरसाइज कर रही थी, इट वाज जस्ट अ नॉर्मल डे, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। और मैं मुझे याद है कि एक्सरसाइज कर रही थी, और
ऐसे ही मैंने रेंडमली हाथ लगाया और मुझे आर्म पिट में ना एक पेनलेस लम्प फील हुआ एंड देन आई टुक इट वेरी सीरियसली। ऑफ कोर्स अब मैं एक कंसर्न मुझे हुआ कि किस तरह का लम्प है, मैंने कभी भी इस तरह का कुछ फील नहीं किया। इट वाज लाइक अ स्मॉल पैल्पेबल लम्प। तो मैंने जब शाम को ऑफिस से मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनके साथ डिस्कस किया एंड थैंकफुली ही ऑल्सो टुक इट सीरियसली। और नेक्स्ट डे हम हॉस्पिटल थे, एक सीनियर सर्जन के पास थे और जो सर्जन है फिर उन्होंने हमें रेफ़र किया आगे FNAC टेस्ट, एक ट्रू कट बायोप्सी होती है उसके लिए, और फिर आगे वो जो प्रोसेस होता है एक प्रोटोकॉल। अच्छा, तो डायरेक्ट आप बायोप्सी की तरफ गई, पहले अल्ट्रासाउंड मेमोग्राफी की तरफ नहीं गया क्या? वो जो सीनियर सर्जन थे, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर्स को तो अंदाज़ा हो जाता है कि अब ये लम्प है तो ऑफ कोर्स इट माइट बी कैंसरस। तो वो मुझे हिंट तो दे रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे मतलब 7 डेज़ के लिए एंटीबायोटिक्स दी थी कि अगर ये नहीं जाता विदिन 7 डेज़ आप ये एंटीबायोटिक्स लेके देखें। तो फिर अगर नहीं जाता विदिन 7 डेज़ तो फिर आप जो है वो ट्रू कट बायोप्सी करवा लें, और उसके बाद फिर अगर बायोप्सी पे भी ऑफ कोर्स अगर पॉजिटिव आते, फिर अल्ट्रासाउंड भी मैंने करवाए थे। मैंने डिफरेंट लैब से ये किया हमने कि हम डिफरेंट लैब से, क्योंकि कंफर्मेशन के लिए कि इज इट कैंसरस और नॉट। ऑफ कोर्स एक यकीन नहीं आता, तो आपके डिफरेंट फेजेस होते हैं ना कि फर्स्ट आप डिनाइल फेज में जाते हैं, देन उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एक एग्रेशन होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेंस आती है। एक्सेप्टेंस आने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट? ब्रेस्ट में कोई लंप नहीं था, कोई उसके अच्छा, अंदर गिल्टी महसूस नहीं हुई बाद में थी? जब अल्ट्रासाउंड किया, ऑफ कोर्स वो जो एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है, जब सबसे पहले मुझे फील हुआ तो तब वो मुझे आर्म पिट में फील हुआ था। किसी को ब्रेस्ट में फील होता है, आर्म पिट में भी अगर आपके लिम्फ नोड्स तक चला जाए तो थैंकफुली इट वाज लाइक स्टेज 2A/2B। इवन मुझे टाइप भी याद होगी, ऑल्दो वी आर, आई थिंक वो जर्नी ऐसी है कि उसके अंदर मरीज खुद भी डॉक्टर बन जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, हम ये डिस्कस करते हैं गूगल करके। मेरे हस्बैंड हमने ऑफ कोर्स हमने ये जर्नी इकट्ठे एक पूरी तय की है। तो हम यही एक दिन डिस्कस कर रहे थे कि आधे से ज़्यादा टर्म्स, ये जो मेडिकल टर्म्स जो आपको फ्राइटन करती हैं, लेकिन हमें अब ऑलमोस्ट याद हो चुकी है। मैं बता सकती हूँ कि मेरी डायग्नोसिस क्या थी। लाइक इट वाज ल्यूमिनल A, इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, HER2 नेगेटिव, ER/PR पॉजिटिव। तो मैं वो ज़ुबानी बता सकती हूँ कि इट वाज हार्मोनल टाइप। तो आप जैसे कह रही हैं कि क्या मुझे ब्रेस्ट में नहीं, उसमें मुझे ब्रेस्ट में नहीं पेन फील हुई थी, ना पेन थी, ना कोई इस तरह की जिस तरह से सिम्टम्स बताए जाते हैं कि रेडनेस या फिर इचिंग, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि मैंने ऐसे कोई सिम्टम्स फील ही नहीं किए, पेनलेस था लम्प ना। तो इट वाज अ हिंट और अ साइन फ्रॉम अल्लाह के मुझे पता चल गया अचानक से। नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही थी कि आपने उसको खुद से, चले हुआ बाय लक ही था, लेकिन आपने उसको सीरियसली लिया एंड यू वेंट टू द डॉक्टर एंड आपने सारी एग्जामिनेशन करवाई। और यही चीज़ आई थिंक हम बहुत उस पर एम्फेसिस डालते हैं कि कभी कभार आपको अपनी खुद से एग्जामिनेशन करनी है, बेशक आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप मंथली अपनी एग्जामिनेशन खुद से करें। अच्छा, अब अगर आगे चलें तो वो इफ़ यू ओके विद डिस्कसिंग इट, कि वो जब एक डायग्नोसिस का पता चला और एक जो फियर था, उसमें किसकी सपोर्ट आपके पास सबसे ज़्यादा थी? कौन था आपका जो आपके लिए कहते हैं इसको मसीहा बना आपके लिए, और वो फीलिंग क्या थी? बिकॉज आई नो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आइदर देयर अंडर लाइक अपनी डायग्नोसिस तक पहुँचे नहीं हैं या हो गई है तो दे आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब इट। वो एक डिनाइल का फेज होता है जैसे आपने पहले कहा, तो उसको कैसे गो थ्रू किया? वो क्या फीलिंग्स क्या थी वो वाली? अच्छा, मैं पिछली बात को इस तरह कंटिन्यू करूँगी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कि अर्ली डायग्नोसिस सेव्स लाइफ, ये हम काफ़ी दफ़ा सुनते हैं, तो इट रियली डज, ठीक है। तो अब मैं अगर सोचूं कि अब शुक्र है मेरा स्टेज 2A/2B था। अगर देखिए बहुत से, अब पाकिस्तान में, अब मैंने वही सर्वे की मैं बात करूँगी, जो 90,000 women they are suffering from breast cancer और about 40,000 they die because of that। बिकॉज वो जब डॉक्टर्स के पास जाती हैं तो वो ऑलरेडी एक टैबू भी है, ऑल्दो काफ़ी अवेयरनेस हो गई है, सबसे ज़्यादा इसी टाइप ऑफ कैंसर पे काम हो रहा है बिकॉज वर्ल्ड वाइड ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो औरतों में कॉमन है। तो लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में तो चलो बहुत सारी अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में भी काफ़ी काम हो रहा है जिसकी मुझे काफ़ी खुशी है, और ये भी उसी का एक पार्ट है। लेकिन फिर स्टिल ये अभी तक रूरल एरियाज़ में ये एक टैबू है, ठीक है। मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ वो नहीं डिस्कस करते, वो हेजिटेट करते हैं अपने हस्बैंड्स को, अपने फादर को, अपने भाई से भी बात करते हैं, अपने बेटे से
छुपाना है, मतलब ये वो किसी से ये डिस्कस नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा एक डिफिकल्ट टॉपिक है बात करने के लिए कि भाई हाउ डू वी टॉक अबाउट आवर ओन ब्रेस्ट, इवन टेकिंग द नेम ऑफ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। यही मैं बता रही हूँ कि अर्ली डायग्नोसिस डज सेव लाइव्स, और आप अगर अर्ली डायग्नोसिस जितनी होगी आपको उतने ही आपके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन ज़्यादा होंगे, क्योंकि अब इस पर बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, अब बहुत ट्रीटेबल है ये टाइप। और अगले सालों में नेक्स्ट ईयर्स में आप बता रहे हैं कि इससे और ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट्स आती जा रही हैं। तो जितना आप अपने एक मैनुअल चेकअप, आप स्क्रीनिंग और इन चीज़ों को आप सीरियसली लेंगे, इतना ही आपके लिए अपने लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आपकी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी होगी। सही। तो अब थोड़ा सा आई वुड वांट टू फोकस के फॉर द पीपल हु आर ऑलरेडी सफरिंग, वो औरतें जो कि कैंसर से सफ़र कर रही हैं, जो कीमोथेरेपी से गो थ्रू कर रही हैं, या फिर जो डायग्नोसिस से डर रहे हैं, आपकी डायग्नोसिस की जर्नी कैसी थी? वो क्या फियर था जब आपको पता चला? व्हाट वर योर फीलिंग्स उस वक्त, और कौन आपका सपोर्ट बना उस डायग्नोसिस के टाइम पीरियड में? जैसे कि आप अभी आपको मैं कह रही थी कि डिफरेंट फेजेस होते हैं ना, जब आप को इतनी बड़ी रियलिटी हिट करती है। तो सबसे पहले तो ये कि आप डिनाइल फेज में चले जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि इतनी बड़ी रियलिटी ऑफ कोर्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। जब मेरी मार्च 2020 में आपको बता रही हूँ कि ये इट वाज जस्ट अ नॉर्मल डे, और मैं बिजी थी अपने मतलब अपनी सिस्टर की शादी की प्रिपरेशंस में, तो वो इतनी बड़ी एक आगे फिर मेरे साथ तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि आगे कोविड हिट कर गया और वो इसकी पीक पे था, तो वो फियर डबल हो गया। ऑफ कोर्स मुझे, क्योंकि मेरे डॉक्टर अभी तक कहते हैं कि हमने तो तुम्हारा इलाज भी डर डर के किया है कि कहीं तुम ये वायरस कॉन्ट्रैक्ट ना कर लो। तो वो वाकई एक बहुत स्केरी टाइम था। आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, आपको बस अपनी इनर स्ट्रेंथ, आपको तब पता चलता है कि आपके इनर स्ट्रेंथ किस तरह की है। तो अल्लाह ताला उतनी आजमाइश दे जितना इंसान सह सकता है। एग्जैक्टली। और आजमाइश की जहाँ तक बात है, तो आजमाइशें तो आती हैं अल्लाह की तरफ से, ठीक है। वो अल्लाह आजमाता है, कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि आपको डिफरेंट चीज़ों से आजमाता है, अपने माल से, जान से, सेहत से आजमाता है। तो वो आजमाइश तो आती है। तो बजाय इसके कि आप अल्लाह से गिले शिकवे शुरू कर दें कि वाई मी, आपको वही तो इनर स्ट्रेंथ, आपको अल्लाह से गाइडेंस मांगनी है कि मुझे आप आगे, आप ये चले आजमाइश आ गई मेरे ऊपर, अब आप मुझे गाइड करें। अब ये मैं बातें कर सकती हूँ, लेकिन मैं उस टाइम पे मैं ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मेरा फेथ भी एक हिल के रह गया था। उस वक्त आपको अल्लाह की गाइडेंस चाहिए होती है। अब इतनी बड़ी आजमाइश जब आपके ऊपर आती है, तो ऑफ कोर्स आपको सब्र और शुक्र से काम लेना है। तो ये कहने को तो आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है प्रैक्टिकली। तो जब पता चलता है तो आपको उसी वक्त, अब मुझे लोग कहते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, लेकिन आई डाउट इट। मतलब आपके यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, राइट? यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, यही वाली बात। स्ट्रॉन्ग ही तो रहना है। अगर देखो, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, जैसे मैंने पहले भी कहा, आपको ये एक जंग है और आप समझो एक बैटलफील्ड में, और आपको विन करना ही करना है। मेरे पापा उस वक्त हयात थे, तो वो उन्होंने मुझे एक बात की थी, जब जैसे आप सपोर्ट सिस्टम की बात करें, सपोर्ट सिस्टम दे आर लाइक पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर यू, ठीक है। तो अगर वो होंगे तो आप खड़े हो सकेंगे, आप वापस कदमों में, बहुत इंपॉर्टेंट है, दे प्ले अ वाइटल रोल इन दिस जर्नी। तो मेरे सपोर्ट सिस्टम ने, तो मैं समझती हूँ कि उन्हीं की वजह से मैं वापस खड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, ये सब मेरे साथ खड़े थे, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। मेरे फादर, उनका फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग था, और जब मैंने ये डायग्नोसिस हुई, मैंने ऑफ कोर्स मतलब अगर मैं आपको बैक स्टोरी बताऊँ, तो वो जब शिफा का पता चल गया यहाँ अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट, और ये तो मैं देखें, अब हर मुश्किल के साथ आसानी है, कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि मुश्किल के साथ आसानी है। तो अल्लाह खुद ही रास्ते निकालता जाता है, मतलब ऐसे नहीं मुश्किल के बाद आसानी है, वो साथ आसानी है, मतलब वो आपके रास्ते खुद ही बनते जाते हैं, बस आपने उससे गाइडेंस लेनी है, राइट। कोर्स अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, देखिए आपको डायग्नोसिस हो गई, पता चल गया, एक पूरा एक प्रोटोकॉल फॉलो हुआ है, बायोप्सी की रिपोर्ट्स आती है, वो एक एंजाइटी का टाइम होता है, 2 to आई थिंक 12 to 14 डेज लगते हैं। तो वो एक एंजाइटी का टाइम होता है कि है कि नहीं, तो वो आपको बहुत मुश्किल से गुजरता है। लेकिन आप वंस यू गॉट टू नो कि अब ठीक है, ये डायग्नोसिस है, अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अब है पॉजिटिव तो है, तो आपको इससे डील करना है, तो यू हैव टू डील विद दिस। अब आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है, और उसके बाद बस गाइडेंस से चलते जाना है, जैसे जैसे मतलब आपने नेक्स्ट स्टेप फौरन लेना है। तो मुझे लगता है कि विद इन अ वीक और सो मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था, जैसे ही डायग्नोसिस हुई थी। तो शिफा में डॉक्टर फ़ारूक हैं, ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, सुपर इंटेलिजेंट और बहुत प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, और सारा स्टाफ ही शिफा का माशाल्लाह। यह है कि यहाँ की प्रोफेशनलिज्म से मैं काफ़ी इंस्पायर हुई कि स्टाफ, नर्सेस, एवरीवन वाज वेरी हम्बल एंड काइंड। फिर उसके बाद बस मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, और वो जो मेरे साथ
लोग थे, मेरे फादर मदर, मेरे हस्बैंड और सिबलिंग्स, उन सब ने मेरा काफ़ी ज़्यादा साथ दिया। उन्होंने मेरे टेंशन्स भी देखे। ऑफ कोर्स आप एक क्रैंकी हो जाते हैं, इतना डिफिकल्ट ट्रीटमेंट है। इस चीज़ को भी डिस्कस करना ज़रा ज़रूरी है कि वो क्या टेंट्रम्स थे, वो क्या फीलिंग्स थी, क्योंकि हमारा जो ये सेशन है ये उनके लिए भी है जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, ताकि एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर या ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जा सके कि उसकी क्या फीलिंग्स हैं और वो क्या गो थ्रू कर रहा है और कितना मुश्किल है उसके लिए, ताकि इर्द गिर्द के लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें और वो उसके लिए बेस्ट सपोर्ट बन सकें। तो उसमें आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ये जो फ्रेंड्स और फैमिली थे उनका क्या ऐसा मेजर रोल था जो उन्होंने आपके लिए किया, जो आपके लिए बिगेस्ट सपोर्ट बन गया, जो आपकी जर्नी में इसने आपको हेल्प किया? अच्छा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले तो ये न्यूज़ ब्रेक करना ही बहुत बड़ा, मतलब नो वन वांट्स टू ब्रेक दिस न्यूज़ टू द पेशेंट, राइट? ऑफ कोर्स उसके लिए भी शॉकिंग हो, वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो अब मेरे हस्बैंड ने ही इज़ सुपर जीनियस इन दैट वे कि बोले ही इज़ वेरी काम एंड कंपोज ना। तो वो उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर हादी हैं जो यहाँ के सर्जन, तो जब मेरी रिपोर्ट्स आनी थी, तो मेरी नेचर है थोड़ी सी, मैं थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, थोड़ी एग्रेसिव ना। तो मैं कॉल करके, डॉक्टर हादी का मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर था, तो मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने अभी तक रिपोर्ट्स क्यों नहीं आई। मतलब ऑफ कोर्स एक एग्जाइटी का टाइम पीरियड चल रहा था मेरा कि पता नहीं है कि नहीं है ना। तो मेरी लेकिन एक गट फीलिंग कह रही थी कि समथिंग इज़ रॉन्ग। तो क्यों इतने ज़्यादा टेस्ट मेरे हो रहे हैं, बायोप्सी हो रही है, सब कुछ, तो एक के बाद एक टेस्ट। तो डॉक्टर हादी ने ही कॉल्ड माई हस्बैंड और उन्होंने बुलाया उनको और उनसे डिस्कस किया कि लाइक बीमारी तो आई है और ये जो है ना अब आपको ब्रेक करनी है न्यूज़। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि शायद मैं ना कर सकूँ, अगर इट वुड बी बेटर कि अगर आप उनको नेक्स्ट डे मैं ले आता हूँ तो आप ये बात जो है ना पूरा इसको समझा दें मेडिकल टर्म्स में, बिकॉज ऑफ कोर्स एजुकेटेड है तो समझ सकेगी कि किस कौन सी स्टेज पे है और आप क्या ट्रीटमेंट भी हो सकती है, सिर्फ कैंसर है कि भाई इलाज हो सकता है, अर्ली डायग्नोसिस है, ट्रीटेबल है। बिल्कुल। तो फिर नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड मुझे लेकर गए और मुझे याद है कि वो इतना वो एक कैजुअली बिहेव कर रहे थे। मतलब मैं रास्ते में पूरे थोड़ी परेशान थी, तो ही सेड कि मुझे शॉपिंग का शौक है, तो ही सेड कि हाँ तुम्हारी सिस्टर की शादी है, तुमने कोई चलो लेट्स गो फॉर शॉपिंग, अभी अपॉइंटमेंट की तो थोड़ा टाइम रहता है ना। तो फिर हम वी वेंट टू द मॉल और हमने कुछ शॉपिंग की, उन्हीं के लिए लाइक कुर्ते वगैरह लिए। तो हमने कहा अभी हादी में हम ये पहनेंगे। मुझे मतलब बिल्कुल ही एक उस तरफ जाने ही नहीं दिया ना कि मैं अभी मेरे रिपोर्ट में क्या आएगा। आपको बिल्कुल शक नहीं हुआ कि ये मुझे इतना ज्यादा कर रहे हैं पैम्पर, तो शायद कुछ हो सकता है? नहीं, क्योंकि यूजुअली भी हमारा अच्छी एक बॉन्डिंग है। तो अच्छा, फिर हम गए डॉक्टर के ऑफिस में और डॉक्टर हादी की जब हम मतलब फेस टू फेस बात हुई, तो उन्हें जब वो न्यूज़ ब्रेक की तो ऑफ कोर्स मेरे लिए मेरे हस्बैंड का हाथ पकड़ा, मतलब ये कितनी बड़ी हकीकत है। ऑफ कोर्स मेरे पास मुझे याद है कि एक वाटर बॉटल थी, मैंने वो पूरी तोड़ के मतलब मेरे हाथ में ही टूट गई कि मैंने कहा ये मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था इस पूरी, मतलब ये क्या बोल रहे हैं। मैं नम फील कर रही थी और मुझे बिल्कुल जैसा लग रहा था कि कोई क्या मेरे सामने ना ये मैं ख्वाब देख रही हूँ। तो उसके बाद ये फैमिली की सपोर्ट, ये कि उसके बाद फिर न्यूज़ ब्रेक करनी थी अपने पेरेंट्स को। मेरी मामा का मतलब ऐसा है कि वो बहुत छोटा दिल है, तो उनको भी बताना था। फिर वो उधर बिजी थी अपनी मेरी सिस्टर की शादी की तरफ, और एक कोरोना चल रहा था, एक बहुत ही केओस था ना। तो कोरोना तो वैसे ही हर किसी के लिए इतना डिप्रेसिव टाइम पीरियड। तो लेकिन सबने फिर वो अंडरस्टैंड किया, वो सबके लिए वो फेज गुजरा, एक डिनाइल और फिर उसके बाद एक एक्सेप्टेंस में टाइम लगा। लेकिन मेरे इन लॉज बहुत सपोर्टिव थे, मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ। तो उनको जाके एक बात न्यूज़ ब्रेक की और उन्होंने भी कहा, इतनी बड़ी बात मुझे याद है, मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि हम अफोर्ड कर सकते हैं और अगर ना भी कर सकते होते तो हम सब कुछ बेच के तुम्हारा हम इलाज करवाते। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है कि आपके इन लॉज भी इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं माशाल्लाह। और ये एक बहुत वाकई ब्लेसिंग है। मुझे काफ़ी लोगों ने, लेकिन मुझे एक चीज़ से थोड़ा इख्तलाफ है, काफ़ी लोग मुझे याद है कि बाद में डिस्कस करते हैं, एक तो आप नेगेटिव एनर्जी तो बिल्कुल अपनी लाइफ से ना डिस्कार्ड करते, लाइक कट ऑफ द नेगेटिव एनर्जी। कोई भी सैड फीलिंग और इस तरह की चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी से लाइक निकाल दें, बिकॉज इट इम्पैक्ट्स यू, ठीक है, जब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो ये काफ़ी लोगों ने मुझे बाद में बताया कि इस तरह से बोलते थे मुझे कि ऐसे लोगों से खैर मैं मिलना भी पसंद नहीं करती थी, मैं 6 फीट के डिस्टेंस पे रहो मुझसे। तो लेकिन कि ओहो तुम्हारे तो इन लॉज बहुत सपोर्टिव हैं, तुम्हें पता है लोग तो छोड़ देते हैं, हस्बैंड तो छोड़ देते हैं। मैं क्या फजूल बात है, मतलब कि क्या ये छूत की बीमारी है या आपने खुद को खुद लगाई है। और एक जैसे कोई भी आजमाइश आती है, एक आजमाइश है, निकल जाएगी, गुजर जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह मतलब गाइड करेंगे मुझे और ये सब ट्रीटमेंट होगा तो मतलब इट्स
क्वाइट ट्रीटेबल। लेकिन खैर मैं उनको तो जवाब देना भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोगों से और ऐसी नेगेटिव वाइब से आपको यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, और आपने सिर्फ एक स्ट्रेंथ लेनी है ऐसे लोगों से जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जिनसे आपको अच्छी वाइब्स हैं, बिकॉज वाइब्स आर एवरीथिंग, लाइक वाइब्स। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। पिछले दिनों हमारी एक और वीडियो हमने शूट की, वो विद साइकियाट्रिस्ट थी, तो जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने भी यही बात कही कि लोगों की बड़ी आदत होती है कि वो एक आके ना बार बार पोक करते हैं, आपको पूछेंगे कैसी फीलिंग है, क्या कर रही हो। अब वो लोगों को सपोर्ट देनी भी नहीं आती है, ठीक है। तो इस पे मुझे गाइड करेंगे। अब ये आपने से बात डिस्कस की कि देवर पीपल जो कहते थे कि हस्बैंड तो ऐसे कर लेते हैं, तुम्हारे तो बहुत अच्छे हैं, अपनी तरफ से हो सकता है देवर मेकिंग इट पॉजिटिव फॉर यू कि यू नो कि देयर इज अ गुड थिंग इन योर लाइफ, लेकिन वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट दिमाग में चला जाता है कि ऐसा तो कुछ नहीं हो जाएगा। Exactly. So, ऐसे कौन से नेगेटिव पर्सपेक्टिव थे इसके अलावा जिनको अवॉइड करने की जरूरत है और लोगों को स्पेशली एक नहीं करने की जरूरत है? अच्छा, लोगों को जो नहीं करने की जरूरत है वो ये कि रिलेट मत करें, ठीक है। सबसे पहले मेरे डॉक्टर ने कहा था कि आप ज्यादा लोगों से डिस्कस ही ना करें, ताकि क्योंकि हर कोई बंदा यही करेगा, रिलेट करेगा। और देखें, मैं सच बताऊं तो मैं आई वॉज नॉट ब्रेव इनफ टू फेस पीपल एट दैट टाइम। लेकिन मेरे कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने, अगर मैं अपने सर्कमस्टेंसेस की बात करूं तो वो एक तो कोविड था, तो चलो ठीक है, मैं कहती थी अपने हस्बैंड से अक्सर कि मैं तो बस किसी केव में जाकर छुप जाने थी। ऑल्दो मैं एक कॉन्फिडेंट लड़की थी, मैं मतलब सोशलाइज होना पसंद करती हूँ और इस तरह, लेकिन मेरी नेचर ही बदल गई कि मैं बस किसी को फेस नहीं करना चाहती। मैं बस एक केव में जाके रुक जाना चाहती हूँ और बस जितने अच्छे 7 to 8 months जितने अरसे मेरा ट्रीटमेंट चले, और मैं उसके बाद जो है ना वो रिकवर होकर उसके बाद मैं किसी को फेस करना चाहती हूँ। तो लेकिन इस तरह के हालात कुछ बने कि मेरे फादर को जब मेरी फर्स्ट कीमो हुई तो उसके फर्स्ट कीमो के मतलब 2 to 3 days के बाद मेरी सिस्टर की शादी थी ना, तो वो कोविड की वजह से सब हॉल्स एवरीथिंग वाज बंद हो गया, क्लोज, हाँ, सैलून सब कुछ बंद हो गया। तो वो फिर हमने घर पे एक छोटा सा इवेंट किया, उस पर मैंने सबके साथ मैंने ऐसे प्रिटेंड किया कि मुझे कुछ है ही नहीं ना, मतलब वो मेरे मामू खाला वगैरह सबके सामने नोबडी न्यू एट दैट टाइम। और मेरे कुछ क्योंकि आपके फॉरेन बाल नहीं गिरते, तो वो मैं आखिरी बाल अपने फ्लॉन्ट करी थी, मैंने कर्ल्स कराए। मुझे याद है कि आपकी जो बातें दे आर सो स्ट्रॉन्ग। सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ बिकॉज आई जस्ट वांट टू मेंशन ओवर हियर कि ये इतना स्ट्रेंथ वाली बात है कि जब आपकी कीमो से आप गो थ्रू कर रहे हैं और इसके बावजूद आप जिस तरह यू आर टॉकिंग अबाउट इट, आई होप कि उस वक्त भी आपकी इसी तरह की जो है ना वो एग्जैक्टली मैं तो सबके साथ हंस खेल रही जैसे मेरी नेचर है। तो मैं वो पूरी मैंने शादी का इवेंट अटेंड किया, उसके बाद मुझे पता था कि लाइक 7 to 8 days लगेंगे अभी गिरने में, तो मैं अभी तो आखिरी बाल अपने एंजॉय कर लूँ। तो मैंने बड़ा अच्छा से तैयार श्यार हुई और मैंने पूरा वो शादी का फंक्शन अटेंड किया। उसके बाद मेरे फादर को, मतलब मेरी सिस्टर की शादी को अभी महीना हुआ था और माय फादर कॉन्ट्रैक्टेड दिस वायरस कोविड। हालांकि वो बहुत एहतियात करते थे, सैनिटाइजर और सब कुछ, लेकिन जिसको होना हो तो वो कोविड की वजह से उनकी सिचुएशन वर्स होती गई और ही वॉज वेरी यंग एट दैट। तो 1 महीने के बाद ही उनको कोविड हो गया। और उस वक्त ऑफ कोर्स वो एक फर्स्ट वेव थी, तो हर कोई इतना ज़्यादा एक डरा हुआ था इस कोविड से ना, तो आपके पास ना कोई वैक्सीन थी ना, क्योंकि वो सब यही कहते थे कि बस हॉस्पिटल में जाके वो आइसोलेट कर देते हैं, तो वो इस चीज़ का भी एक फियर था। तो मुझे तो वैसे ही डॉक्टर ने कहा हुआ था कि आपने बहुत आइसोलेट करके, मतलब क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम बहुत डाउन चले जाता है ड्यूरिंग कीमो, आपके 7 to 8 days बहुत डिफिकल्ट होते हैं। मतलब फर्स्ट 3 days आप थोड़े नॉर्मल रहते हैं, फिर आपका WBC काउंट, वाइट ब्लड सेल्स का बहुत नीचे चला जाता है। तो आपने उस दौरान आपने किसी तरह का भी वायरस आपको बस ना हो, कॉन्ट्रैक्ट ना हो, तो वो बहुत एहतियात से हम चल रहे थे। तो मेरे फादर को जब हुआ कोविड, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी सिचुएशन वर्स्ट होती गई और ही वॉज 60 years old एट दैट टाइम। हमने उनकी 1 महीना पहले बर्थडे की थी और ही इज़ यंग एंड एनर्जेटिक। वो मेरे बिगेस्ट चीयर लीडर थे, वो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देते थे, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने उनके सामने वो न्यूज़ ब्रेक की, सबका रिएक्शन डिफरेंट था, ठीक है, सब कोई रो रहा और कोई, मतलब ऑफ कोर्स वो सबके लिए बहुत शॉकिंग था कि एट सच यंग एज और नो फैमिली हिस्ट्री आपको इतनी बड़ी बीमारी होगी। तो वो, लेकिन मेरे फादर ने लिटरली ही स्माइल्ड और उन्होंने कहा कि अच्छा मेरे पास आके बैठो ना। तो मैं उनके पास आके बैठी, तो इतना उनका फेथ स्ट्रॉन्ग था, उन्होंने कहा तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम देखो इमाम हुसैन ने भी तो जंग जीती थी ना करबला में, तो तुम तो उनको मानने वाली हो, तो तुमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह जंग जीतनी है। ये तुम समझो कि एक जंग है और तुमने वहाँ पे जाके पूरा फुल मुकाबला करना है और तुम जीत जाओगे बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे रही हूँ, तुम्हें इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तो वो इतनी वो बड़ी वो ऐसी मेरे सामने बातें करते थे कि मुझे उससे स्ट्रेंथ मिलती थी। तो जब उनको कोरोना हुआ और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वर्स्ट होगी सिचुएशन, हॉस्पिटल रहे और आइसोलेट कर दिया गया और विद इन वीक ही वॉज एक्सपायर्ड।
तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। मतलब उसके बाद फिर मुझे याद है कि मैं जब ये ट्रीटमेंट मेरा पूरा ख़त्म हुआ, यही मैं बता रही हूँ कि जो लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द, ये आपके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती हैं। तो जब मैं ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ और मैं उनकी कब्र पे गई, तो मुझे याद है मैं रो पड़ी हूँ। मैंने कहा पापा मैं तो ठीक हो गई हूँ, लेकिन आप देखें, आप अब मुझे हग करने के लिए यहाँ नहीं है। तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस मेरे इस तरह के बने कि मैं ये समझती हूँ कि मुझे लोगों को फेस करना पड़ा। अब उनके फ्यूनरल पे मुझे जाना ही जाना था। ऑल्दो मेरी मामा, मुझे याद है कि मुझे कॉल करके मेरे हस्बैंड को कह रही थी कि इसको मत लाओ, कि मैं अगर इसको कुछ हो गया तो ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं इसके बाद मैं नहीं सर्वाइव कर सकूँगी। तो ये कैसे पॉसिबल था? तो मुझे फिर फ्यूनरल पे जाना था। ऑफ कोर्स उनके जनाजे पे तरह तरह के लोग थे, उनको फेस करना था, और हर कोई मुझे उन नज़रों से देख रहा था कि लिखिए अच्छी खासी थी, इसे क्या हो गया है, मतलब क्या हुआ है, ऐसे ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तो मुझे फेस भी करना था, फिर आगे जो मिलने आते हैं लोग और सब कुछ दुआ करने। तो वो फिर मैं इस तरह से, वो जो मेरा एक था ना कि मैं केव में छुप जाऊं या कुछ, वो हो नहीं सकता, वो पॉसिबल भी नहीं था वैसे भी। लेकिन आपको बस स्ट्रेंथ अल्लाह देता है, आपको वो सब कुछ फेस करना पड़ता है। नहीं है, आप इतनी प्यारी हैं और आपकी जो बातें हैं, मैं आपको कह सकती हूँ कि आई थिंक अगर मैं थोड़ा सा अपने से भी रिलेट करूँ तो मेरी अपनी मदर की डेथ जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से हुई है। आई हैव लॉस्ट माय मदर थ्रू ब्रेस्ट कैंसर, आई हैव लॉस्ट माय ग्रैंड मदर थ्रू ब्रेस्ट कैंसर, एंड दैट टू एट अ वेरी यंग एज। तो मुझे हमेशा से लोग ये कहते रहते हैं कि आई हैव बीन वेरी स्ट्रेंथफुल, लेकिन आज आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ पर्सन इन माय लाइफ जिसको बात करते हुए, और आप मतलब इट्स कम्प्लीटली लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, यू आर लाइक अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर एवरीवन। एंड आई थिंक हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है ये कि उस इतने मुश्किल मरहले से सिर्फ अपनी बीमारी से नहीं, आपने अपनी एक बहुत ही करीबी जो है ना एक स्ट्रेंथ को आपने खोया। एंड आई थिंक कि बस जो उनकी वो बातें थी वो आज सिर्फ आपके लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए, आई थिंक हर आम, सिर्फ एक कैंसर पेशेंट्स के लिए नहीं, हर एक आम शख्स के लिए भी जो है ना वो एक आई थिंक एक मोटिवेशन का सोर्स है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बहुत मुश्किल साल था, बहुत 2020 was one of the worst years of my life, लेकिन मैंने उससे बहुत कुछ एज अ लर्निंग लेसन भी कह सकते हैं कि मैंने बहुत कुछ सीखा भी उससे। वो कहते हैं ना कि यू ग्रो थ्रू व्हाट यू गो थ्रू। तो मैं समझती हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा भी। मैं ये नहीं कहूँगी ब्लेसिंग थी या कुछ, लेकिन कह सकते हैं कि अल्लाह ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग करना था शायद किसी पर्पज़ के लिए। और वैसे भी आपको वो मतलब मरने का खौफ नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपकी जितनी ज़िंदगी लिखी है उतनी ही आपकी होगी। आप ना एक सेकंड ज़्यादा जी सकते हैं, ना एक सेकंड कम। तो जितनी है आप उसको लाइक फुल एंजॉय करें। बहुत ही खूबसूरत बातें आप हमसे कर रही हैं। चलिए स्टोरी को थोड़ा आगे और कंटिन्यू करते हैं। तो कीमोथेरेपी के दौरान एक बहुत ही बड़ा हादसा मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी पे आया, और आपने उसको इतनी खूबसूरती से उसको गो थ्रू किया विद द हेल्प ऑफ, आई थिंक चने फ्रेंड्स और फैमिली तो थे ही, सेल्फ जो मोटिवेशन थी आपकी वो बहुत ज़्यादा थी, और एक सेल्फ स्ट्रेंथ जो थी वो सबसे ज़्यादा थी कि आप अपने आप को ही समझा पाएँ, इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। कीमोथेरेपी का टाइम पीरियड, आपकी स्टेज डायग्नोसिस के बाद डॉक्टर्स ने आपको क्या क्या रिकमेंड किया? सर्जरी हुई, कीमोथेरेपी थी, रेडियोथेरेपी थी? जी, वो जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, आई थिंक वो आगे पीछे इसी तरह होता है कि किसी की सर्जरी पहले होती है, किसी की कीमो पहले होती है। तो मेरा ट्रीटमेंट प्लान इस तरह से था कि सबसे पहले कीमोथेरेपी थी, कुछ सेशंस, उसके बाद फिर सर्जरी थी, और उन्होंने डॉक्टर्स ने ये मिलके डिस्कस किया था कि लम्पेक्टमी होगी, बिकॉज आई वॉज टू यंग, लाइक वो मस्टेक्टमी की तरफ नहीं गए। उसके बाद फिर रेडियोथेरेपी, रेडिएशंस लगनी थी मुझे, लाइक 20 सेशंस, 15 to 20 सेशंस थे मेरे। ठीक है, तो ये टोटल स्पैन कितने टाइम पीरियड का था? टोटल स्पैन इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट, तो आपको वो इससे ही निचोड़ के रख देता है। तो आई थिंक मार्च में स्टार्ट हुआ था, तो 8 months अराउंड, लाइक 8 to 9 months, आपको पूरा साल लग जाता है पूरे ट्रीटमेंट। ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर कैंसर फ्री नाउ। और कितना टाइम पीरियड गुजर चुका है सबको कैंसर फ्री होके? आई गेस ऑलमोस्ट 3 years गुजर चुके हैं। हाँ, तो वो टाइमली मैं करती रहती हूँ फॉलो अप, स्कैन्स, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैंसर फ्री। और मतलब ये है कि मैं जब भी वो जाती हूँ स्कैन करवाने के लिए, तो वो एक टर्म्स यूज होती है, स्कैनजाइटी, ठीक है? स्कैनजाइटी इज रियल। तो आपको ऑफ कोर्स वो खौफ और सब कुछ होता है कि कहीं रिलैप्स ना हो जाए, रिकरेंस ना हो जाए। और आप ना एक तो मैंने ये बहुत चीज़ सीखी है कि अच्छा, मुझे पूरा तकरीबन साल लगा इस चीज़ से निकलने में। मैं एक और बात करना चाहूँगी कि आपकी इमोशनल और एक मेंटल हेल्थ भी बहुत इफेक्ट होती है। मेरे फादर का सडन डेथ, और उसके बाद फिर ये मतलब ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट मेरे लिए बहुत कुछ था ये एब्जॉर्ब करने के लिए।
तो आपकी मेंटल हेल्थ तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है इस पूरे टाइम पीरियड में। तो मुझे से निकलने में टाइम लगा। अगर मेरे साथ इतना सपोर्टिव स्पाउस ना होता, मेरे हस्बैंड ना होते, तो ऑफ कोर्स मेरे लिए मुश्किल था काफ़ी ये सब कुछ सर्वाइव करना। पहला साल तो ट्रीटमेंट के बाद भी आपको लगता है, क्योंकि मुझे इसके पूरे साल में देखिए अभी ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ है दिसंबर में, और जनवरी फरवरी में मैं तकरीबन फरवरी में या फिर मार्च अप्रैल में मैं बार बार जो है ना दोबारा मैं कहती हूँ अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है, मुझे लग रहा है ओह मुझे ये पिंपल भी क्यों आ गया, तो मुझे अल्ट्रासाउंड, हाँ सेल्फ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा कि कहीं रिलैप्स तो नहीं हो गई, ये तो नहीं हो गया। तो मुझे काफ़ी संभलने में ना पूरा ऑलमोस्ट 1 साल लगा कि अच्छा नहीं, टेक इट ईजी, अभी तुम्हारा ट्रीटमेंट खत्म हुआ है और तुम स्कैन्स के लिए जा रही हो रेगुलरली, तो अपने एक ब्रेन को भी एक, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, आपको अपने माइंड को भी ट्रेन करना पड़ता है साथ साथ कि नहीं कुछ भी नहीं है, और अब आप अभी आप निकले हो इस ट्रीटमेंट से, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपने माइंडसेट जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आप जो है वो जल्दी से। कोई हॉबीज अडॉप्ट की उस टाइम पीरियड में अपने आप को, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए? अच्छा, उस टाइम पीरियड में तो आपको मैं जैसे बता रही हूँ बहुत क्योस था। उसके बाद आई थिंक मैंने हॉबीज़ अच्छी कुछ अडॉप्ट किए हैं, कुछ जैसे कि मेडिटेशन और योगा की तरफ मेरा जो है वो रुझान बढ़ा के, मतलब योगा आपको वाकई ही एक सुकून, एक काम देता है। ठीक है, कहीं से कुछ सेशंस दिए कि खुद से ही यूट्यूब वगैरह? ऑनलाइन एक सेशन है। अच्छा, ऑनलाइन सेशन लेती थी वर्दा के साथ, तो वो एक जूम क्लासेस थी, वो मैं लेती रही कुछ अर्सा, फिर मुझे काफ़ी उसके आगे कि किस तरह से योगा के स्टेप्स करने हैं। फिर मैंने अभी रिसेंटली एक हॉबी डेवलप की है, अब देखें कब तक, वो एक बुक रीडिंग का, मैंने कहा बिफोर बेड टाइम। अभी करंटली मैं बुक पढ़ी हूँ द पावर ऑफ नाउ, और वो बहुत इट्स इनक्रेडिबल, बहुत अच्छी बुक है, और एक सीरीज़ है पूरी, मतलब अभी द पावर ऑफ नाउ, और नेक्स्ट मेरा इरादा है कि मतलब वो पहले लेके रख लिए कि द पावर ऑफ हैबिट, एंड देन देयर इज द पावर ऑफ स्ट्रेंजर्स, तो वो एक सीरीज़ है, तो वो एक ही ऑथर की, तो वो इंशाल्लाह ख़त्म करूँगी, तो ये अच्छी हॉबी है। वेरी गुड थिंग, आई थिंक बुक रीडिंग बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, कीमोथेरेपी के दौरान जब वो सेशंस होते थे, हु यूज्ड टू अकम्पनी यू, वो एक ऐसा एक उसमें कि बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हम लोग सुनने को मिलते हैं, चलिए हेयर फॉल वाज वन ऑफ देम, जिसको आपने बहुत खूबसूरती से आई थिंक जो है ना ओवरकम किया। उसके साथ साथ नोजिया, वॉमिटिंग, और वो सारे जो एक अप्स एंड डाउन्स आते हैं आपकी हेल्थ में, अलॉन्ग विद इमोशनल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, दोनों चीज़ों के अंदर ही, एंड फिजिकल हेल्थ, उसको आपने कैसे ओवरकम किया और कौन आपके साथ था? अलॉन्ग आपके हस्बैंड आई थिंक मेन सपोर्ट बने आपके। अच्छा, कीमोथेरेपी की तो इट्स अ वर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, इट्स लाइक अ हीलिंग पॉइजन। तो वो आप कीमोथेरेपी बाकी सब चीज़ों से डिफ़िकल्ट है, रेडिएशन से भी और सर्जरी से भी। तो सर्जरी में रिकवरी में लाइक आपको 2 वीक्स लगते हैं, आप हो जाते हैं रिकवर, लेकिन कीमोथेरेपी इज़ लाइक गुड बैड एंड देन वर्स्ट, ठीक है। तो आपको वो 3 वीक्स रिकवरी के लिए लगते हैं, और फिर आपको दोबारा उसी के लिए जाना है एक सेशन, नेक्स्ट सेक्शन के लिए, तो आप रेडी भी नहीं होते मेंटली कि अभी तो मैं ठीक हुई हूँ। तो आपको फर्स्ट 3 डेज़ ऑलमोस्ट वो मतलब फर्स्ट 3 डेज आप बिल्कुल ठीक रहते हैं। अच्छा, मेरी नेचर कुछ इस तरह की थी, जैसे कि आप हेयर लॉस की बात करें तो उसमें थोड़ा सा मैं वो डिटेल्स में जाऊंगी कि मुझे जब मुझे पता था बाल तो गिरने हैं, ठीक है, कीमोथेरेपी पे गिरते ही हैं पहले, हालांकि मैं बड़ी रो रो की दुआएं करती हूँ बाल न गिरे, लेकिन ये कि वो मुझे पता था कि गिरते हैं। मुझे याद है कि एक कैंसर सर्वाइवर या पेशेंट थी, उन्होंने मुझसे बात की थी कि ज़िंदगी ना रही तो बालों को क्या करोगे। तो मुझे वो बात बड़ी हिट की ना। तो उसके बाद फर्स्ट कीमो के बाद इट टुक मी अराउंड लाइक 14 to 15 डेज, और उसके बाद फिर मैं बाल झड़ने शुरू हो गए। तो मुझे याद है कि आहिस्ते से बाल गिर रहे थे, तो मुझे अब मेरे अंदर तब तक स्ट्रेंथ आ चुकी थी, एक्सेप्टेंस आ चुकी थी। तो एक रात, मतलब वो गर्मियों के दिन थे, जून जुलाई के, तो मैंने कहा अपने हस्बैंड से कि प्लीज़ अपनी शेविंग मशीन लाएं एंड जस्ट शेव इट ऑफ, ठीक है। तो मैं तंग आ गई हूँ, मुझे गर्मी आ रही है, तो बस मतलब वो एक एक करके जो गिर रहे हैं, तो मैं वो एक ट्रॉमा से गुजरना नहीं चाहती, तो जस्ट शेव इट ऑफ। अभी थे मेरे उस वक्त अभी इतने नहीं हेयर फॉल स्टार्ट हुए, तो मुझे पता था सब गिर जाने, तो वो जो बंच एक आपके हाथ में आया और फिर आप रोना, वो पूरा सेशन मुझे नहीं करना था वो, तो मैंने कहा शेव इट ऑफ। और फिर उसके बाद मैंने हाथ लगाया अपने, आई फेल्ट वेरी लिबरेटिंग के मतलब उसके बाद मुझे याद है कि मैं जब अपने पेरेंट्स से मिली, तो मेरे फादर को मैंने स्कार्फ से लिया हुआ था, और मैं अपने सिबलिंग्स को वो उनकी आंखों में आंसू हो गए, लेकिन मतलब मैं तो इसको मजाक में, मैं मामा से, मामा बड़ा अच्छा आपने सर बनाया है मेरा, और मैं मामा से मजाक, फिर उन लोगों ने भी बड़ा इस तरह से करना शुरू कर दिया, आओ तुम्हारी तेल की मालिश करूं इस तरह से ना। तो वो मतलब आपने उस लम्हे को भी खूबसूरत बना दिया। इतना मैं उसको मतलब सरकास्टिकली मैं उसको करती थी ना कि बाहर कोई लोग बच्चे थोड़े तंग करने के लिए आए वो दरख्त से ना, तो मैंने मामा से कहा कि वो कोई फ्रूट्स वगैरह की कुछ इस तरह से पिक करना है। मैंने कहा मामा मैं ना जा रही हूँ बाहर, मामा ने मुझे रोका, क्या करना
करने आए, मैंने कहा मैं उनको डराने जा रही हूँ ना, बच्चों को मैं डरा के आती हूँ, तो मैं इस तरह से उसको फन वे में लेती थी। तो अब जैसे मैं कीमोथेरेपी की बात करी हूँ, कीमोथेरेपी इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, वेरी पेनफुल, बिकॉज ये पूरा ट्रीटमेंट ही जो होता है वो द ट्रीटमेंट इज मोर पेनफुल एंड मोर स्केरी देन द इलनेस इटसेल्फ। तो आप जब ये फर्स्ट 3 डेज होते हैं, आप तब तक नॉर्मल रहते हैं, लगता है कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो मुझे याद है हर कीमो सेशन के बाद मैं और मेरे हस्बैंड हम मेट्रो जाते थे और मैं वहाँ से अपने स्नैक्स फेवरेट पिक करती थी कि मैंने ये खाने हैं, ठीक है। तो वहाँ जाके फिर मैं घर आके तो 2 to 3 डेज मुझे लगते थे मैं मतलब नॉर्मल रहती थी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी हालत ऐसी ख़राब होती है कि आप बहुत वल्नरेबल और बहुत वीक फील करते हैं, आपको लगता है कोई एनर्जी आपके अंदर नहीं रही और आप बहुत जिस तरह से बिल्कुल लागर नहीं हो जाते। तो तब आपको बहुत एक स्ट्रेंथ अपनी चाहिए होती है, अपनी सराउंडिंग से अच्छी वाइब्स चाहिए होती हैं। तो कीमो के सेशंस में मेरे साथ कभी मदर होती थी, कभी मेरी सिस्टर होती थी हु इज़ अनमैरिड, और या मेरे हस्बैंड होते थे ऑफिस से, वो मतलब शॉर्ट लीव ले लेते थे। तो मेरी मामा को फिर बाद में इद्दत का टाइम पीरियड गुजारना था, तो मेरे हस्बैंड मोस्टली या फिर मेरी सिस्टर होती थी, और उसके बाद फिर वो रहने भी आ जाती थी। कभी ये था कि मेरी मामा को, जैसे मैंने बताया कि दिल छोटा है वो, तो वो कहती थी मेरे घर आ जाओ रहने के लिए, तो उस तरह से कभी मैं उधर चली जाती, तो इस तरह से चलता रहा। तो ये कि उसके बाद फटीग और ये नोज़िया वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझती हूँ कि शायद मेरी विल पावर थी या क्या, कि मैंने बहुत से पेशेंट्स को देखा कि वो व्हील चेयर पे आए और व्हील चेयर पे गए, या फिर इतने यंग पेशेंट्स, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने कदमों पे आई और कदमों पे वापस गई टिल लास्ट डे। तो मैं नहीं समझती कि मैं मतलब वो मैंने कॉप अप अच्छे से किया, वो मेरी रिपोर्ट्स में भी डॉक्टर ने मेंशन किया कि मैंने बड़े कॉन्फिडेंटली, और वो जो क्योंकि एक एक्सेप्टेंस आ चुकी थी तब तक। अच्छा, कोई ऐसा लम्हा आया कि माशाल्लाह माशाल्लाह एक्सट्रीमली ग्रेट विल पावर थी आपकी, और हम सबके लिए, जैसे मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ कि इट्स बेसिकली हमारे लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन ही है, एक लेसन है हम सब के लिए कि हम एक छोटी छोटी ज़िंदगी की चीज़ों से किस तरह घबरा जाते हैं, और आपने अपनी ज़िंदगी के इतने मुश्किल सफ़र को इतनी खूबसूरती से गुजारा, और अल्लाह ताला आपकी इसी चीज़ को कायम दायम रखे। कभी गिव अप फीलिंग आई कि बस दैट इज़ इट, अब नहीं होगा? कभी वो मौका आया कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में ऐसे फेजेस भी आते हैं? हाँ, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कुछ टाइम पे आते थे इस तरह के, स्पेशली आफ्टर माय फादर्स डेथ। तब तो मैं टोटली बिल्कुल हार्ट ब्रोकन हो गई थी ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल था आगे इसको कंटिन्यू करना। मैंने इवन कह दिया था कि मैं नहीं अपनी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना चाहती, क्योंकि इतना डेविस्टेटिंग था मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए इतनी सडन डेथ। और मुझे याद है कि मेरी सिस्टर जो फर्स्ट टाइम आई फादर के फ्यूनरल पे आई थी, तो वो भी एक बिल्कुल चुप उसको लग गई, और उसकी हालत देख के और सब कुछ, वो मुझे इतनी वो अपनी फैमिली की फिक्र हो रही थी, अपनी एक आप ऑफ कोर्स एक सेल्फिश होकर नहीं संभालना है, संभालो या उनको, हाँ है। एग्जैक्टली, उनको भी एक चीज़ से वो मेरे सामने नहीं मतलब एक्सप्रेस करते थे, लेकिन वो सब हमारी तो एक सबकी, हम सब चेंज हो गए हैं इतनी बड़े एक ट्रॉमा से गुजर के। तो मैं समझती हूँ कि ये मतलब पूरे ट्रीटमेंट के दौरान मुझे काफ़ी दफ़ा ऐसा टाइम आया कि जब मैं बहुत एक क्रैंकी, उसमें टेंट्रम्स, वही बात है कि पेरेंट्स नहीं या मेरे हस्बैंड नहीं सहे हैं, और उनको ही पता है, क्योंकि देखिए आपका जो केयर टेकर होता है ना, उसकी भी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत, वो आपके साथ इस जर्नी में साथ है, और उसके लिए तो शायद ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज आप तो एक चीज़ से गुजर रहे हैं ना ऑलरेडी, और जो आपका पार्टनर है वो आपको ऐसे देख नहीं सकता, बिकॉज ही इज़ लॉयल टू यू, और वो आपको ऐसे इस चीज़ से गुजरते वक्त उसके लिए भी मुश्किल है कि वो आपको इस हालत में देख रहा है कि इतने वीक और वर्नरेबल, जबकि आपकी उसने पहले आपको देखा हुआ है कि आप, एक होते हैं ना, एक लाइफ होती है बिफोर कैंसर, BC एंड AC, लाइक आफ्टर कैंसर एंड बिफोर कैंसर, तो आपकी वो लाइफ का स्ट्रगल उसने वो देख रहा है, तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल है वो इन सब चीज़ों से कॉप अप करना, तो उसकी भी मेंटल हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत ही ज़रूरी बात आपने यहाँ पे मेंशन की है कि जो आपके इर्द गिर्द की सराउंडिंग आपकी फैमिली होती है, एक पेशेंट के लिए तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो फैमिली सफ़र करती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनकी मेंटल हेल्थ की भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। हिरा, आई थिंक हमने एक बहुत ही आपसे बहुत सारी बातें सीखी, और आई थिंक कि एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था हमारे लिए आपकी जर्नी के ज़रिए से, एंड आई एम श्योर कि आप एक ह्यूज सोर्स ऑफ मोटिवेशन है हम सब के लिए। अल्लाह ताला आपको और से और हिम्मत और ताकत दे, और आपको इसी तरह खूबसूरत अपनी बातों से हमारे लिए एक हमारी स्ट्रेंथ बनती रहें। एंड पे हमारे इस ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप के लिए मेनली, और पेशेंट्स के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए ओवरऑल आप कोई पैगाम देना चाहेंगी, एनीथिंग फॉर देम? अच्छा, जो सर्वाइवर्स हैं उनके लिए तो मैं उनके लिए सर्वाइवर्स वर्ड यूज़ नहीं करती हूँ, वॉरियर्स हैं वो, तो ठीक है। तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि
मतलब यू कैन टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम। तो ये आप तक है कि आप कैसे अपनी इनर स्ट्रेंथ को गैदर करके आप इससे फाइट करते हैं, ठीक है। तो आपने विन करना है, इस बैटलफील्ड में जाना है बगैर किसी खौफ के, और आपको पता है कि आपने जीतना है, ठीक है। दिस इज़ द ओनली ऑप्शन यू हैव। इसके अलावा मैं ये अवेयरनेस कैंपेन का जहाँ तक ताल्लुक है, तो मैं आप एक छोटा सा एक बात शेयर करूँगी कि ये बहुत जितना आपकी रीच होगी ना टारगेट ऑडियंस, इतना ही आपके लिए मतलब हम सब के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू सर्वे बहुत ज़्यादा अबाउट 90,000 वीमेन दे आर सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। और मुझे याद है कि मैं जैसे अब रेडिएशन थेरेपी के सेशंस होते हैं, तो वहाँ पर मैं तो वैसे इतना इंटरेक्ट नहीं करती थी, क्योंकि हर तरह के पेशेंट्स होते हैं, तो वो हर किसी की डिफरेंट स्टोरी, तो वो आपको ऑफ कोर्स वो आपको डाउन करती है ये चीज़ें। लेकिन अक्सर वो आपके साथ जो लेडीज़ बैठी होती हैं वो पूछ लेती हैं आपसे कि अच्छा ये आपको किस टाइप का था, या मतलब आपको कब डायग्नोसिस हुआ। तो वो मुझे याद है कि मेरे साथ एक लेडी बैठी हुई थी, और इस अवेयरनेस कैंपेन से रिलेटेड ये बात है कि उससे मैंने पूछा कि शी आस्क्ड मी कि आपको ये डायग्नोसिस कैसे हुई और आपको कैसे पता चला। तो फिर मैंने काउंटर क्वेश्चन किया, तो आई गॉट टू नो कि उसको ये अवेयरनेस कैंपेन की वजह से ही उसकी एक किस्म की ज़िंदगी जो है ना वो उसको दोबारा मिली है। क्योंकि ये एक एड्स चल रहे होते हैं मेरे ख्याल से, डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ वगैरह, वो अपने लिए 5 मिनट नहीं, अगर आपके पास दुनिया जहान के लिए टाइम है लेकिन अपने लिए कोई 5 मिनट भी नहीं है, तो वो एक ऐड देख रही थी टीवी पे, और शी वाज डूइंग सम होम चोर्स। तो वो कहती है कि मैं फिर आई सैट डाउन ऑन द काउच, और मैंने फिर लिटरली अपना पूरा सेल्फ एग्जामिनेशन किया, और देन शी फाउंड अ लंप, और फिर उसके नेक्स्ट डे वो जो है वो डॉक्टर के पास विजिट उसने किया, तो शी फाउंड आउट दैट इट वाज कैंसरस। तो ये इतना ये अवेयरनेस कैंपेन, ये सब चीज़ें मतलब इसकी रीच है, इसका मतलब है कि ये एक तो मुझे ये थोड़ा सा है कि रूरल एरियाज़ तक भी कैंपेन्स किसी तरह मतलब वहाँ जाकर भी मोटिवेट किया जाए। वहाँ पे कुछ लोग जो है वो बहुत हाइड करते हैं इस चीज़ को, इसको किसी तरह का टैबू ना समझा जाए। तो लेकिन ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं शिफा को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। ऑलरेडी यहाँ के स्टाफ मेंबर्स, डॉक्टर्स बहुत कॉम्पिटेंट हैं, तो ये एक एडिशनल चीज़ है। आई थिंक कि इसको जारी रहना चाहिए। चलें, थैंक यू सो मच हेरा, आपने इतना वैल्यूबल टाइम हमारे लिए स्पेयर किया। थैंक यू सो मच। यू विल सी यू ऑन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।